आपकी डोई इतनी ऊपर क्यों है? घोड़ी बनी अच्छे अच्छे बुट्टे गंडनी है जटनी ते पैंट इंची घोड़ियां नी घोड़ियां नी घोड़ियां नी घोड़ी। मकान मालिक जब मुझसे किराया लेने आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जानबूझकर कपड़े फाड़ कर सोच मचा दिया कि मेरी इज्जत लूट रहा है। सोचा था ऐसे में किराए से बच जाऊंगी, लेकिन सबने मिलकर मेरी शादी मकान मालिक से करवा दी। सुहाग रात की रात मकान मालिक ने तो मेरी चीख निकाल दी, क्योंकि उसने पूरी रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आगे की कहानी बताती हूँ। मकान मालिक के साथ मेरी शादी करा दी गई। मकान मालिक ने सुहाग रात की रात मेरी चीख निकाल दी, क्योंकि उसने मेरे साथ पूरी रात। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत रौंद डाली। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। और मैं रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया था कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू नहीं रोक सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था, और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया था। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बददुआ दे रहा था, और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे साथ ही थी। मैं रोती रोती तिरछी निगाहों से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वो किराया मांगने मेरे घर आया था, और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा गुस्सा करता था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज भी वो किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया बाकी था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए ये खेल खेला था, और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई थी। और मैंने उससे कहा कि आज मैं आपको आधा किराया दे दूँगी। पहले तो वह मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चल कर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे घर में नहीं है और इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वो घर के अंदर आ गया, और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर लगी चादर को खींचकर नीचे फेंक दी और अपने बाले को बिखेर लिया, और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़ों और आस्तीन को फाड़ दिए। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी ज़ोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने ये सब कुछ इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 40 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं इतनी घटिया हरकत करूँगी। मैं उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को बिखेर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह हमारी जान छूट जाएगी और वो डर की वजह से दोबारा हमारे घर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी हरकत से वो इतना ज़्यादा डर गया था और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वो मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया था कि उसे समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला था। ये छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से सटे हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आसपास वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वो मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसी कोई हरकत करूँगी। और जब वो समझ चुका था कि मैंने उसके साथ क्या किया है, तो वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने शोर बंद नहीं किया तो मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा।
लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसको किसी भी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसके धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल आई। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी मार्केट से लौट आ गई थी और वो ये सब कुछ मंजर देखकर हैरान रह गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ को पता ही नहीं था कि मैंने ड्रामा किया था। माँ भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने जब मेरी मम्मी की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी के कौन अपनाएगा। ये तो सारी ज़िंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसीलिए अब तो इस लड़की से शादी करेगा और ये घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस में भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है, वो एक शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया और सबने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वो राजी हो गया। लेकिन सारे ड्रामे में मैंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम करवा कर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वो खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुखसत नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वाले ने तो हमारी शादी का शोर खड़ा कर दिया था, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वो मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शादी के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए थे। मुझे लगा था कि वो मकान मालिक मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा कि अब आपकी बेटी मेरी पत्नी है, इसीलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा भी था। उसके घर में उसकी पत्नी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा आज से आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हो गई, अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे ही साथ रहेगी और ये घर आज से आपका है, आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। वो आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले में गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कंपने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ और मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले। मुझे आगे का पता नहीं कि मेरे साथ क्या होना था। अब जो कुछ भी हो, ये आदमी मेरे साथ करता, वो मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे लेकर कहाँ जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर तो मेरी जान निकल रही थी। 3 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक घर के आगे रुक गई। वो मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कयामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वो मुझ पर पूरा हक रखता था। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करता। यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। लेकिन इस वक्त तक वो मुझसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैंने बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था वो अब खत्म हो चुका था और अब मुझे डर लग रहा था। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए गए तमाशे पर ही पछता रही थी। ये सब बातें सोचकर मैं रोने लगी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वो इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखते ही रह गई। मैं पहली नज़र में ही उसे पहचान गई थी कि वो मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में ये बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वो मुझ जैसी लड़की पर क्यों नज़र डालेगा। जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब आने लगी, मेरे होश उड़ने लगे थे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ कभी नहीं बांट सकती। और जिस तरह आज हमारी शादी हुई थी, उसके बाद तो मुझे इस लड़की से किसी भी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। शायद उसके पति ने उसे मेरी सच्चाई बता दी हो। शायद वो जानती हो कि मैंने किस तरह उसके पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाया था और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया था।
अब शायद वो मुझसे इन सब का बदला ज़रूर लेगी। अगर सच में उसे ये सब कुछ पता होगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ में कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर बाद वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो। तुम तो तैयार भी नहीं हुई, तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी कलाइयों पर पड़ी तो उसने उसे झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं तो उसकी सौतन थी, ये कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वो भी इस तरह की शादी पर। लेकिन वो तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। इसके बाद उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे लगे कि वो मुझसे नफरत करती है, और ना ही कोई दुश्मनी की बात की थी, बल्कि वो तो मुस्कुराती ही चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे आपके पति से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। जाने अनजाने में मुझसे जो खता हुई है, मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मेरी गरीबी ने मुझे यह गलत कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं उस लड़की से अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, सुनील बहुत अच्छे आदमी है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौट कर आई तो उसके हाथ में दूध का ग्लास मौजूद था। उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दूध का ग्लास पकड़कर मुझसे कहने लगी, ये दूध पी लो और तुम देखना सुनील तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वो दूध का ग्लास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लगी रही थी, क्योंकि ड्रामे की वजह से मैं दोपहर का खाना भी नहीं खा पाई थी, और उसके बाद शादी के चक्कर में और इस घर पर आने तक रात हो गई थी। इसीलिए मैंने भी वो दूध का ग्लास पूरा खत्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला, और ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरी सौतन दुल्हा बनी कमरे में अंदर आ रही थी, और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पता नहीं वो किसकी शादी की शेरवानी पहन कर आई थी, जो उसे साइज में बहुत बड़ी आ रही थी, और सर भी उसने सेहरा पहना हुआ था, जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी। अचानक इसको क्या हो गया? क्या ये क्यों दूल्हे का कपड़ा पहनकर मेरे पास आई, और उसने दरवाजे में अंदर से कुंडी क्यों लगाई? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी एक छोटी सी मखमली डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें खूबसूरत सी सोने की अंगूठी चमक रही थी। वो मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी कि यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वो तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं डर की वजह से अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। मैंने उसे गुस्से में कहा कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने मुझे हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती दोबारा बिस्तर पर बैठाकर कहने लगी, मैंने कहा ना कि तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बातें सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से बाहर निकलकर बाहर भाग जाऊं, क्योंकि वो लड़की तो दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोलते ही मुझे मकान मालिक सुनील पर नजर गई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। सच तो ये था कि मैं अपनी सौतन के हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो सुनील मुझे नफरत से देखने लगे
और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगा कि सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुनील को देखकर सुनीता कहने लगी कि मैं तो दुल्हा बनी थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने इसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया, लेकिन ये अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया। सुनील ने सुनीता अपने गले से लगा लिया और कहने लगा कि चलो सुनीता, हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से इन दोनों पति पत्नी को देख रही थी। सुनील ने सुनीता से सवाल जवाब नहीं किया और ना ही उसकी घटिया हरकत पर उसे डांटा था और वह थोड़ी देर में अपने कमरे में चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई थी। काफ़ी देर बाद सुनील वापस मेरे कमरे में मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। सुनील कहने लगे कि मेरी और सुनीता की शादी कि आज 6 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद से शादी की थी। सुनीता मेरी माँ की दोस्त की बेटी है। इस शादी से हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 5 महीने बाद ही सुनीता प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन 1 महीने बाद ही अचानक से सुनीता का मिसकैरेज हो गया और सुनीता से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो है, भगवान की देन होती है, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी ज़रूर देगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे सुनीता वापस ज़िंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 4 महीने ही हुए थे कि सुनीता दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती। मैंने सुनीता को अपने सर आँखों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। 4 महीने बाद फिर से हमने अपना बच्चा खो दिया। दूसरी बार भी ऐसा होने पर सुनीता पूरी तरह से टूट गई थी। मैं बहुत मुश्किल से इसे संभालता रहा, उसने जीना छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद जब वो ठीक हुई तो भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब सुनीता प्रेग्नेंट हुई तो सारा दिन खोई हुई बैठी रहती थी, अपनी जगह से हिलती डुलती भी नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसकी चलती है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार फिर से हमने अपना बच्चा खो दिया। सुनीता अब इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देती है, तो कभी दुल्हन बन कर बैठ जाती है, कभी खुद को दूल्हे की तरह तैयार करके दूल्हा बन जाती है, तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुनीता के इलाज के पीछे सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब इस हालत में सुनीता को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने अपने कपड़े की दुकान से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त सुनीता को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई है कि मेरा सब कुछ बिक गया है। एक दुकान और एक वही घर बचा गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम दोनों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि सुनीता के इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता था। मेरे हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम लोगों पर चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार था और मेरे फ्रस्ट्रेशन में तुम लोगों पर ही निकल रही थी। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी को इस तरह पागल होना और एक के बाद एक करके 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुनीता अपने आप को नहीं संभाल सकी और वो दिमागी बीमार हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात सुनीता के इलाज के लिए परेशान रहता हूँ और मेरी दुकान भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सब कुछ बिखर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आज सुनीता का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया था। सोचा कि तुमसे किराए के पैसे लेकर सुनीता को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं ताकि कल मैं सुनीता को डॉक्टर के पास ले जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकता।
ये कहकर सुनील ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैं गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहा करती थी। मुझे अब अपने आप पर अफसोस होने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया था। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वो जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्से वाला और जालिम समझती रही। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर दुख छिपाए होता है। हमें उनके रवैये से जज करते हैं, लेकिन हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। सुनील का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपनी गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। सुनील ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझे माफ़ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे थे। मैंने सुनील से वादा किया कि आज के बाद मैं सुनीता का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। सुनीता के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपनी दुकान पर ध्यान दीजिए, शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और आप मेरी गलती को माफ़ कर दें। मेरी बात सुनकर सुनील की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने सुनीता की सारी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी। कभी वो मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा बन, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती तो कभी बिना वजह बैठे बैठे ही नाचने लगती। मैं इसे वक्त पर दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वो पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से सुनील भी बहुत खुश है कि ज़िंदगी धीरे धीरे सही सीधे रास्ते पर आ रही थी। सुनील ने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दे दिया था। अब सुनीता की हालत भी बेहतर हो चुकी थी। सुनील ने अपनी दुकान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसीलिए उनकी दुकान भी पहले की तरह हो गई थी। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।